इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन NTA, UGC, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the last video we have started analog electronics and we have studied about the power supply. Now in this video we will study about the first block of power supply, that is rectifiers. So आज की वीडियो में हम rectifiers स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी कर लिया था कि rectifiers जो हैं वो बेसिकली आपको 3 टाइप्स के स्टडी करने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर में आपको बेसिकली 2 टाइप्स के और स्टडी करने हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज क्या है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन हमें स्टडी करने हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। सो यहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, बेसिकली आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और आप यहाँ पर एक डायोड भी यूज करते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है लोड रेजिस्टेंस RL, और RL रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आप कैलकुलेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पर आप करंट लेते हैं I विच इज लोड करंट, और आप यहां पर प्योर AC सप्लाई लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, प्योर AC विच इज 220 वोल्ट RMS, ठीक है। और सप्लाई आप लेते हो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। एंड यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करने से लो DC जनरेट होती है, जिससे कि आपका डायोड जो है वो प्रोटेक्ट होता है। सो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज नीडेड टू जनरेट लो DC एंड टू प्रोटेक्ट डायोड विच हैज अ स्मॉलर वोल्टेज रेटिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज करना है, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली जो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग देन इन सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है यहां तक अच्छे से। सो अगर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं, सपोज करिए अगर आप 10:1 का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, बेसिकली जो टर्न्स रेशियो है N1 डिवाइडेड बाय N2, अगर आप वो 10:1 का ले रहे हैं तो यहां पर जो 220 वोल्ट आप प्योर AC दे रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में वो जाएगा सिर्फ 22 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है उसे मैं अज्यूम कर रहा हूं VI। क्लियर यहां तक। सो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको VI जो कि ऑब्वियस सी बात है AC वोल्टेज ही होगा, क्योंकि आपने यहां पर AC दिया है, आप सिर्फ उस AC वोल्टेज को यहां पर रिड्यूस कर रहे हो। क्लियर। सो यहां पर जो आपका VI है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं VM साइन ओमेगा t। AC वोल्टेज को हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के फॉर्म में यूज करेंगे। नाउ यहां पर हमें पता है कि जो VM है वो क्या है, आपका पीक AC वोल्टेज है, और अगर आपको RMS चाहिए तो RMS वैल्यू क्या होती है, VM/√2। तो ये बेसिक हमें साथ लेकर चलना है। यहां पर जो आपका F है 50 हर्ट्ज, जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, तो यहां पर आप बेसिकली स्टैंडर्ड वैल्यू ना लेते हुए जनरलाइज ओमेगा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को साथ लेकर चलें, और हम अगर डायोड के ऑपरेशन को स्टडी करें तो जो आपका डायोड है, जब VI आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या होगा, देखिए डायोड का यहां प्लस है यहां माइनस है, तो डायोड क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। और जब VI आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, जब इनपुट आपका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स बायस हो जाएगा।
फॉरवर्ड बायस डायोड को अगर आइडियल केस में हम शॉर्ट सर्किट लेके चलें तो आप देख सकते हैं जो V0 है वो किसके इक्वल होगा, VI के। और रिवर्स बायस डायोड को अगर हम ओपन सर्किट लेके चलें तो V0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम स्टडी कर लेते हैं डिटेल में। तो सपोज करिए यहां पर आपका VI जो कि आपने प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो VI वर्सेस ओमेगा टी, अगर आप यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अगर आप ड्रॉ कर लें, सो 0 पाई 2 पाई, ठीक है, हमें पता है प्योर साइन वेव। यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, VM, देन माइनस VM नेगेटिव साइड। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका VI पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहां पर V0 को ड्रॉ कर लें साथ ही साथ, तो जो आपका V0 होगा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर डायोड को फॉरवर्ड बायस शो करते हुए फिगर को यहां पर ड्रॉ कर लूं आपके लिए, स्पेशली ये जो आपका लूप है, ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग वाला। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केस वन हमारा क्या होगा कि जब आपका ओमेगा टी जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा, दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहां पर आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस मींस शॉर्ट सर्किट। तो डायोड जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो जो V0 है जो RL के अक्रॉस आप ले रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, VI के। देख सकते हैं आप शॉर्ट है तो V0 इक्वल हो गया आपके VI के। तो बेसिकली जब डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हुआ 0 से पाई के बीच में, तो जो V0 है वो एज इट इज आपको मिल जाएगा VI के इक्वल, ठीक है ना। सेम डायग्राम आप 0 से पाई के बीच में रिपीट कर सकते हैं आउटपुट में। क्लियर है यहां तक अच्छे से। नाउ यहां पर एक और पॉइंट समझने वाला है कि आपने यहां पर ओमेगा टी लिया है एक्स एक्सिस को। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। टी की क्या होती है, सेकेंड। तो ओमेगा टी क्या होता है आपका, रेडियन मींस एंगल। दैट्स वाई देखिए पाई 2 पाई सब मैंने यहां पर रेडियन में लिए हैं। नाउ जब आप केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू लेते हैं पाई से 2 पाई, सो पाई से 2 पाई की वैल्यू में आप चेक कर लीजिए आपका जो VI है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जब VI नेगेटिव हाफ साइकिल है तो डायोड का प्लस जो है वो आपका VI के माइनस से अटैच हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है। तो डायोड जब आपका रिवर्स बायस होगा तो यहां पर अगर मैं डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो रिवर्स बायस मींस क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। तो ये हो जाएगा आपका RL प्लस माइनस V0। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। क्लियर है अच्छे से, क्योंकि यहां पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ओपन सर्किट में करंट क्या होती है हमारी 0। तो V0 इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब आप बात करते हो पाई से 2 पाई के बीच की तो आपका V0 0 आता है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट साइकिल की बात करो फिर से, जो कि अगेन पॉजिटिव होगी 2 पाई से 3 पाई, तो अगेन चूंकि VI पॉजिटिव है तो आपको आंसर मिल जाएगा V0 का। तो आप देख सकते हो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ VI आपका जो V0 है वो 0 आ रहा है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ VI V0 जो है वो आपको एक फाइनाइट वैल्यू या आपको हाफ साइकिल मिल रही है, एज इट इज VI के इक्वल मिल रही है, ठीक है। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या होगा हमारे लिए कि हमें अब 1 बाय 1 डायोड करंट्स का, आउटपुट करंट का, आउटपुट करंट के RMS वैल्यू का, DC वैल्यू का, आउटपुट वोल्टेज का, इन सारी चीजों का डिटेल में एनालिसिस करना होगा। तो ऐसे करके हमारे पास 15 to 16 पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स लूंगा। आज की वीडियो में हम कुछ 4 to 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आपका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है आपका इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट।
और आउटपुट करंट को आप लोड करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये आउटपुट करंट या लोड करंट है क्या? तो हमने जो यहाँ पर स्टार्टिंग में फिगर बनाया है वहां पर आप देखिए आई करंट जो RL से फ्लो हो रही है वही है आपकी लोड करंट। तो ये जो आपकी लोड करंट है यहां पर अगर आप इसे बना लें तो I की वैल्यू केस 1 में जो कि है आपका 0 टू ओमेगा टी टू पाई, केस 1 में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये फिगर जो है हमारे पास केस 1 का आप देख सकते हैं, जो आपकी I की वैल्यू है आप KVL लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप KVL लगाएं, क्लॉकवाइज मूव करें तो माइनस VI प्लस I इंटू RL, क्योंकि I जो करंट है वो RL से फ्लो हो रही है, सो माइनस VI प्लस IRL इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? माइनस VI प्लस IRL इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? VI डिवाइडेड बाय RL। यहां पर VI की वैल्यू हमारी क्या है? हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय RL। यहां पर ये आपका I का इक्वेशन आ गया फ्रॉम 0 टू पाई। अब अगर मैं बात करूं केस 2 की, सो केस 2 के लिए आप देख सकते हैं जो आपने फिगर ड्रॉ किया है पाई से 2 पाई के लिए, आप देख सकते हैं कि जो I है जो RL से फ्लो हो रही है, जो इस लूप में फ्लो हो रही है, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि डायोड क्या है आपका? ओपन सर्किट है। क्लियर है अच्छे से? तो आप I की वैल्यू केस 2 के लिए दैट मीन्स पाई से लेकर 2 पाई के लिए क्या लेकर चलोगे? 0। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो केस 1 और केस 2 में हमने फिगर ड्रॉ किए हैं उसमें हमने डायोड को आइडियल मान के चला है। स्पेशली केस 2 में तो आपने ओपन सर्किट लिया है जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप केस 1 की बात करते हो तो केस 1 में अगर फॉरवर्ड बायस में आप डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF भी कंसीडर कर लो, ठीक है ना। डायोड जो हम लोगों ने EDC में बेसिक एनालिसिस स्टडी किया है, तो अगर आप डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर लोगे तो यहां पर RF तो बेसिकली क्या हो जाएगा? माइनस VI प्लस IRF प्लस IRL इक्वल टू 0। तो यहां पर आप लिख सकते हो IRF, तो यहां पर आपका आ जाएगा RF और अगेन आपका जो करंट है वो आ जाएगा VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। सो बेसिकली यहां पर VM हमारा क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है, और RL प्लस RF क्या है? रेजिस्टेंस वैल्यू है। रेजिस्टेंस वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट ही होगी, तो जब आपका V मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है VM अपॉन RF प्लस RL क्या होगा आपका? IM, दैट मीन्स करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जो आपका करंट आप लिखोगे वो आप लिखोगे I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, वेयर IM इज इक्वल टू VM अपॉन RF प्लस RL। यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है एग्जाम में। अगर RF की वैल्यू नहीं दी है तो आपको 0 ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RF है क्या? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। लेकिन अगर RF की वैल्यू दी हुई है तो आपको उसको इंक्लूड करना ही होगा, ठीक है। आप डायोड को शॉर्ट सर्किट नहीं ले सकते हो अगर आपको RF की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रफली आपके लिए डायग्राम बना दूं तो जो आपका डायोड है वो होता है शॉर्ट सर्किट आइडियल केस में, लेकिन अगर आपको RF की वैल्यू दी हुई है तो आप RF दैट मीन्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लेते हो। ऑल्दो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही लेस वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट टेंस टू 0 होती है, लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू दी है तो हमें वो कंसीडर करनी होगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लेने के बाद, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लेने के बाद, हमें अब इसी इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन का यूज करके आउटपुट करंट्स कैलकुलेट करनी है, डीसी वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। यहां पर एक और पॉइंट है कि ये जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट हमने कैलकुलेट की है, बेसिकली यहां पर
ये जो करंट की वैल्यू है ये टाइम t पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें इसी इक्वेशन का यूज करना है, आउटपुट इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वेशन का यूज करना है और डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट करनी है। सो डीसी आउटपुट करंट विच इज IDC, ये क्या होगी? सो डीसी करंट या डीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हमने नेटवर्क थ्योरी में स्टडी किया है। सो डीसी वैल्यू क्या होती है आपकी? डीसी वैल्यू होती है 1/2 पाई। ठीक है, 2 पाई हमने क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर जो हमने साइन वेव अज्यूम की है, अगर आप पूरी साइकिल देखें तो क्या है, 0 से 2 पाई, फिर बार बार रिपीट हो रही है। सो 1/2 पाई, देन 0 से 2 पाई, देन I, देन d ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहां पर आप x एक्सिस ले रहे हैं साइन वेव के लिए, वो आप ले रहे हैं ओमेगा टी, दैट मीन्स एंगल। इसलिए देखिए आपने यहां पर जो लिमिट्स भी ली हैं वो एंगल की ली हैं, टाइम की नहीं ली है आपने। तो जब आप लिमिट्स एंगल की ले रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन भी एंगल के रेस्पेक्ट में करना होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन आपको ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही करना होगा। सो जो IDC की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई। नाउ आपको I की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो I की वैल्यू अगर आप देखें तो I की वैल्यू है हमारी Im sin ओमेगा टी फॉर 0 to पाई, बट पाई से 2 पाई तक I आपका क्या है, 0 है। तो बेसिकली आपको पता है पाई से 2 पाई वैल्यू 0 है, तो आपको जो लिमिट्स है वो कहां से कहां लेनी चाहिए? वो आपको लिमिट्स लेनी चाहिए 0 से लेकर पाई तक। क्लियर है यहां तक? तो 0 से पाई हमारी लिमिट होगी और I की वैल्यू क्या है, Im साइन ओमेगा टी d ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? सो यहां पर जो IDC है आपका, Im आपका कांस्टेंट वैल्यू है, आउटसाइड हो जाएगा, तो Im/2 पाई 0 to पाई साइन ओमेगा टी d ऑफ ओमेगा टी। नाउ यहां पर अगर हम बात करें Im/2 पाई आउटसाइड और साइन ओमेगा टी का हमें इंटीग्रेशन करना है ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइन एक्स का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के फॉर्म में? ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स, दैट मीन्स माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो IDC की वैल्यू Im/2 पाई, और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, चूंकि यहां माइनस साइन लगा है तो लोअर लिमिट पॉजिटिव हो जाएगी, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 माइनस अपर लिमिट, तो कॉस पाई क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां लिमिट्स पुट करनी है, तो IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 2 कैंसल, Im/पाई। क्लियर है अच्छे से? तो यह आपकी होती है DC वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आपको कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी हमने DC वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, अब हमें उसकी RMS वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो RMS वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका, जो आप नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, 1/2 पाई 0 to 2 पाई I स्क्वायर d ऑफ ओमेगा टी। अगेन आपको ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, तो IRMS, तो IRMS का आपका जो इक्वेशन बन जाएगा यहां पर 1/2 पाई। अगेन चूंकि आपको पता है कि 0 से पाई तक I की वैल्यू Im साइन ओमेगा टी है, बट पाई टू 2 पाई 0 है, इसलिए आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई। नाउ आपको स्क्वायर करना है, तो आप नॉर्मली I का स्क्वायर ले लीजिए, दैट इज Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ आपको पता है कि Im स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट, तो वो आपका इंटीग्रेशन साइन के क्या हो जाएगा, आउटसाइड, सो Im स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आज से आपको अब याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। नाउ यहां पर जो आई आर एम एस है हमारा, आई आर एम एस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आई एम स्क्वायर है, तो अंडर रूट के आउटसाइड हो जाएगा, तो आप आई एम लिख सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है यहां पर, देखिए यहां से 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड होगा, एक और 2 बाहर में है, तो 2 इंटू 2 4, तो आपका जो 4 है वो भी अंडर रूट के बाहर हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और जो पाई है वो सिर्फ एक बार है, तो अंडर रूट पाई आप नॉर्मली लिख लीजिए। तो बाकी सारी वैल्यू अगर आप मेन अंडर रूट के अंदर लिखते हैं तो आप देख लीजिए मेन अंडर रूट के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का। तो 1 का क्या होगा हमारा, 1 का हमारा हो जाएगा ओमेगा टी। सिंपल सा लॉजिक है कि आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लीजिए dx, तो क्या हो जाएगा x क्या है ओमेगा टी। नाउ कॉस 2 ओमेगा टी का माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन कॉस 2 ओमेगा टी का डी ओमेगा टी, मतलब आपका इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में है। तो अगर आप ओमेगा टी को x मान लेते हैं तो cos 2x का x के रेस्पेक्ट में, तो cos 2x का क्या होता है x के रेस्पेक्ट में sin 2x डिवाइडेड बाय 2, पॉजिटिव होता है लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन लगा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। और जो आपकी लिमिट्स हैं 0 से पाई। अब हमें अच्छे से पता है कि साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सारी वैल्यूज क्या होती हैं 0 होती हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा ओमेगा टी, और आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी ओमेगा टी की ही हैं। ध्यान रखिएगा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, लिमिट्स टी की नहीं है, लिमिट्स ओमेगा टी की हैं। तो ओमेगा टी अपर लिमिट क्या होगा पाई, लोअर लिमिट होगा 0, तो आंसर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का पाई। क्लियर है? तो अंडर रूट पाई कैंसल, तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी बच जाएगी आई एम डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? सो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है, पॉइंट नंबर 4, वो हमें कैलकुलेट करना है आई आर एम एस ऑफ एसी आउटपुट करंट। देखिए यहां पर अब आपको कैलकुलेट करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट करंट, ठीक है। देखिए जो आपकी आउटपुट करंट है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि जो रिएक्टिफायर का आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब होता है कि उसमें एसी भी प्रेजेंट होता है और डीसी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने जो लास्ट पॉइंट देखा, जो हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट कैलकुलेट किया, वो हमने ओवरऑल आउटपुट करंट का कैलकुलेशन किया। जो ओवरऑल आउटपुट करंट थी आई एम साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करने वाले हैं, उस ओवरऑल आउटपुट करंट में जो एसी पार्ट था, उस एसी पार्ट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे अब आरएमएस वैल्यू का। क्लियर है अच्छे से? तो जैसा मैंने आपको बोला कि जो आई, जो आउटपुट करंट है आपका आई एम साइन ओमेगा टी, उसमें आपका डीसी पार्ट भी है और एसी पार्ट भी है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एसी पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा आई माइनस आई डीसी। क्लियर? तो यहां पर अब हमें करना क्या है, अब हमें इस एसी पार्ट का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं एसी आरएमएस की, तो एसी पार्ट की जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस का फॉर्मूला आपका सेम होगा अंडर रूट 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई स्क्वायर एसी डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर जो आई स्क्वायर एसी है वो क्या होगा आई माइनस आई डी सी। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो आई ए सी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई 0 to 2 पाई। नाउ
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है अच्छे से? हमने बस क्या किया, यहां पर आई स्क्वायर ए सी की वैल्यू पुट कर दी, I माइनस आई डी सी। नाउ अंडर रूट के अंदर 1/2 पाई 0 to 2 पाई। अब अगर हम होल स्क्वायर को ओपन कर लें तो होल स्क्वायर को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, d ऑफ ओमेगा टी। नाउ यहां पर अब अगर हम ध्यान से समझें इस पॉइंट को, तो आपको इंटीग्रेशन किसका किसका करना है, आई स्क्वायर का, आई स्क्वायर डी सी का और 2i आई डी सी का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आपका आई डी सी होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पर आई डी सी जो है वो इंटीग्रेशन साइन के क्या हो जाएगा, बाहर। तो अगर आप फिर से अंडर रूट यहां पर कंसीडर करते हैं, सो 1/2 पाई, सो यहां पर जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो कितना है आपका, वो है आपका आई स्क्वायर 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी, प्लस फिर आपका जो सेकेंड इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई डी ऑफ ओमेगा टी, और आप चाहें तो आई स्क्वायर डी सी को आउटसाइड लिख सकते हैं, क्योंकि आई डी सी का मतलब यही होता है कांस्टेंट, और देन -2 आई डी सी को आप आउटसाइड लिख लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई आई डी ऑफ ओमेगा टी। नाउ अब अगर हम फर्दर सॉल्व करें इसे, तो इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1/2 पाई को अगर आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 पाई, ठीक है, और 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, यह आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, प्लस 1/2 पाई आई स्क्वायर डी सी, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए यहां पर 1 है, कांस्टेंट है, तो डी ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा टी। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, तो 2 पाई आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0 है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2 पाई। सो 2 पाई क्या होगा, कैंसल। देन अगर आप नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, सो -2 आई डी सी, यह आपका आउटसाइड हो जाएगा, -2 आई डी सी, और 1/2 पाई अगेन आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 1/2 पाई जो आपका ब्रैकेट के आउटसाइड था, तीनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद 0 से 2 पाई आई डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो अब अगर आप तीनों टर्म का एनालिसिस करते हैं, तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म बन रहा है, इसे देखिए, जो फर्स्ट टर्म बन रहा है, आप देखिए ये फॉर्मूला जो है हमने कहां स्टडी किया है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है आईआरएमएस का एग्जैक्ट फॉर्मूला है आपके पास। तो ये जो फर्स्ट टर्म बन रहा है ये बन जाएगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, क्योंकि आईआरएमएस का फॉर्मूला जो था अंडर रूट ऑफ दिस था, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस। सेकेंड टर्म जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है, आप देख सकते हैं, आई स्क्वायर डी सी, क्योंकि 2 पाई कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट टर्म -2 आई डी सी, और ये जो टर्म है आपका 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई डी ओमेगा टी, ये टर्म अगर आप देखें तो जो आपने सेकेंड नंबर का पॉइंट स्टडी किया है आज की वीडियो में, डीसी आउटपुट करंट, देख सकते हैं आईडीसी का इक्वेशन आपका एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आईडीसी इंटू आईडीसी। तो जो आपका आईएसी आरएमएस है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर डीसी। देख सकते हैं आप, 2i स्क्वायर डीसी माइनस में है और आई स्क्वायर डीसी प्लस में है। तो ये आपका आंसर आ गया आईएसी आरएमएस का, ठीक है, मींस जो एसी आउटपुट करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू।
और चूंकि यहां पर हमें IRMS की वैल्यू भी पता है और IDC की वैल्यू भी पता है पॉइंट नंबर 2 एंड 3 से, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं IAC/RMS की। तो IAC/RMS जो है वो आपका हो जाएगा I²RMS। I²RMS की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है IM/2 का स्क्वायर, क्योंकि IRMS आपका क्या है, IRMS है IM/2 जो हमने कैलकुलेशन किया है। साथ ही साथ हमने जो IDC का कैलकुलेशन किया है वो हमने कैलकुलेट किया है IM/पाई, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, IM² अपॉन पाई का स्क्वायर। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन होता है AC आउटपुट करंट की RMS वैल्यू का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पे हमें कैलकुलेट करना है रिपल फैक्टर। बेसिकली रिपल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरिकल एनालिसिस है, जो आपको बताता है कि आउटपुट में कितना AC कंपोनेंट है और कितना DC कंपोनेंट है। बेसिकली ये आपको बताता है अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट के बारे में। तो रिपल फैक्टर रिप्रेजेंट्स द अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। ठीक है, तो अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में जब हमने रेक्टिफायर की डेफिनेशन देखी थी, तो रेक्टिफायर का रोल क्या है, रेक्टिफायर का रोल है AC प्योर AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना। बेसिकली पावर सप्लाई का रोल क्या है, पावर सप्लाई का रोल है प्योर AC को DC में कन्वर्ट करना। तो पावर सप्लाई का फर्स्ट ब्लॉक है आपका रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है, आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपको प्योर DC मिल जाए, लेकिन कुछ AC पार्ट भी मिलता है, अनडिजायर्ड AC पार्ट। तो इसी कारण हमने नाम दिया है अनडिजायर्ड AC कंपोनेंट। रिपल फैक्टर शो करेगा आपको ये पॉइंट। तो रिपल फैक्टर है क्या, रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ AC कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप रिपल फैक्टर की बात करते हो तो हम नॉर्मली इसे R से शो करेंगे। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है RMS वैल्यू ऑफ AC आउटपुट करंट, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है IAC/RMS, आप देख सकते हैं वैल्यू हमारे पास है, डिवाइडेड बाय DC आउटपुट करंट IDC जो हमने पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट की थी। तो जो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी, R की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब R की वैल्यू हमारी आ जाएगी I²RMS माइनस I²DC डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, यहां पर अब अगर आप IDC से डिवाइड कर दें अंडर रूट के अंदर, तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा IRMS डिवाइडेड बाय IDC का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? सो IRMS ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, IRMS की वैल्यू हमारे पास क्या है, IM/2, आप चेक कर सकते हैं। IDC की वैल्यू क्या है, IM/पाई का होल स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं IM कैंसल। ठीक है, तो यहां पर अब अगर आप इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका π/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल अंडर रूट। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने पर आती है 1.21। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.21। और ये रेशियो क्या था, अगर आप फिर से इसे रिवाइज करें तो जो रिपल फैक्टर जो आपने कैलकुलेट किया है 1.21, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है RMS वैल्यू ऑफ AC आउटपुट करंट। मींस जो आउटपुट करंट है उसमें जो AC पार्ट है उसका RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय जो DC पार्ट है, DC पार्ट जो चाहिए था आपको, ठीक है ना, DC पार्ट जो डिजायर्ड था, तो ये बेसिकली AC पार्ट डिवाइडेड बाय DC पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे AC पार्ट डिवाइडेड बाय DC पार्ट है 1.21, दैट मींस AC पार्ट जो है वो 1.21 टाइम्स ज्यादा है DC पार्ट से। जो अनडिजायर्ड पार्ट है वो डिजायर्ड पार्ट से ज्यादा है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में AC कंपोनेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू DC कंपोनेंट। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये आपका ह्यूज ड्रॉबैक है,
ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक है ये, ड्रॉबैक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एज आर ग्रेटर देन 1, जो कि आप देख सकते हैं 1.21 है। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जो एसी कंपोनेंट ग्रेटर मिल रहा है डीसी कंपोनेंट से, आइडली उस एसी कंपोनेंट को लेस होना चाहिए और आइडली 0 होना चाहिए एज कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स थे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। आने वाली वीडियो में हम पावर, एफिशिएंसी, डायोड वोल्टेजेस, ये सब का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।